मैनेजमेंट देखते हैं। अभी हम एंगर मैनेजमेंट की तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एंगर मैनेजमेंट हमको आना चाहिए और हमने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, लेकिन ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या अप्रोचेज है उसकी हम वो देखेंगे। उसमें द 3 Rs इसमें है रिलैक्स, रीअसेस एंड रेस्पॉन्ड। सबसे पहले तो रिलैक्सेशन एंड कनेक्शन विद द इनर सेल्फ। जब कोई गुस्सा आपको आए तो आप काम रहने की कोशिश करें, और ये तभी पॉसिबल है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, पानी पी ले, वज़ू बना ले, मुंह हाथ धो ले। तो ये सारे जो 20 मिनट्स इसमें जाते भी हैं, और थोड़ा सा आपका जो ब्लड फ्लो है वो भी ट्रांसफ़र होता है और आप रिलैक्स हो जाते हो। तो जब आप रिलैक्स होते हो तो ये आपकी थिंकिंग को इन्हांस करता है, आपके अटेंशन को, आपके कंसंट्रेशन को इन्हांस करता है, इसको बढ़ाता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को। जब आप गुस्से में होते हो तो आप एक वल्नरेबल स्टेट में होते हो, और जो आप कंक्लूज़न पे पहुंचते हो या जो आप डिसीज़न लेते हो तो ये बहुत स्टॉर्मी होता है, बहुत तूफ़ानी होता है, आप उसको बोल सकते हो, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। But engaging in power booster activities like meditation techniques, listening to music, engaging in hobbies, social work etc. लेकिन जब आप किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ख़ुद को इंगेज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कोई हॉबी में इंगेज होते हो, सोशल वर्क करते हो, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए है। कि अब आपके गुस्सा एक हैबिट बन गई है आपकी, आपको बार बार गुस्सा आता है, तो आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर धीरे धीरे खुद को काम करना सीख सकते हो। लेकिन अभी आप आज से ही शुरू कर रहे हो, अभी आज भी आपको गुस्सा आया और इंस्टेंट आपको उस पर कंट्रोल करना है। डेफिनेटली आपको जब गुस्सा आया जब भी कंट्रोल करते आना चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और पानी ज़रूर पिएं, और पानी पीने के साथ में आप मुंह धो, अपना वज़ू बनाएं। आप जिस भी फेथ पे बिलीव करते हैं, मैं यहाँ पे कोई फेथ की बात नहीं करती, आप जिस भी तरह से, मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुंह हाथ धोएं, थोड़ा सा फ्रेश हो, तो आप रैशनली सोचने के काबिल हो जाते हो। आपकी थिंकिंग को इन्हांस करता है ये सारा प्रोसीजर, और ये आपकी बॉडी को काम करता है, आपको स्टेबल स्टेट में लाता है, और puts your body deliberately in a calm stable state and gives your recovery time to manage your anger। और ये आपको रिकवरी टाइम मिलता है आपके एंगर को मैनेज करने के लिए। यू कैन सी थिंग्स इन क्लियर पर्सपेक्टिव। आप चीज़ों को क्लियरली सोच पाते हो, क्लियर चीज़ों को वाज़ेह तौर पे समझ पाते हो, आप ट्रांसपेरेंसी से सोच पाते हो आप चीज़ों को। और गुस्से में कैसा होता है, आप वन साइडेड होके सोचते हो, चीज़ें ऐसे फॉग में होती है, धुंध में होती है, क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन जब जस्ट आपको जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है आप उसके बारे में नेगेटिवली ही सोचते हैं। लेकिन जब आप एक काम सिचुएशन में आ जाते हैं, जब आप रैशनली सोचते हैं, तो फिर आप क्लियर पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं उसको। दिस स्टेज प्रिपेयर्स यू टू रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट इम्पल्सिवली। और ये जो स्टेज होती है, जब आप काम हो जाते हो तो आप रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट और रेस्पॉन्ड में यही फ़र्क है कि जो रिएक्ट है वो इमीडिएट, जो आपका रेस्पॉन्स जनरेट होता है, जो इमीडिएट होता है, बिल्कुल इम्पल्सिवली जिसको आप कह सकते हैं, वो आपका रिएक्शन होता है। लेकिन जो सोच समझ के होता है वो आपका रेस्पॉन्ड होता है। नेक्स्ट है रीअसेस। Now that the mind is relaxed, you can revisit the situation objectively and figure out exactly what is happening। जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है तो आप सिचुएशन को समझते हो ऑब्जेक्टिवली, और देखते हो कि क्या एक्चुअली हो रहा है और ये कैसे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। वेदर एन एक्शन नीड्स टू बी टेकन एंड व्हाट एक्शन शुड इट बी। और हमें इस पर गुस्सा दिखाना भी चाहिए या नहीं, हमें इस पर गुस्सा करना भी चाहिए या नहीं, और किस तरह का एक्शन लेना चाहिए। हमने भी सामने वाले को मारना ही चाहिए, हमने पुलिस रिपोर्ट करना चाहिए, हमने उससे बातचीत करना बंद करना चाहिए, हमने दोस्ती ख़त्म करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें, कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए और क्या एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें तभी आप सही से सोच सकते हो जब आप रिलैक्स कंडीशन में आओ। फीलिंग्स थर्मामीटर में क्या होता है, जो सबसे पहले जब इमीडिएट गुस्सा आता है, जब इम्पल्सिवली आप रिएक्ट करते हो, तो क्या सिचुएशन होती है, आई एम बर्स्टिंग एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। जिस वक्त आपको गुस्सा आता है, जिस वक्त आपका लिम्बिक सिस्टम, जिस वक्त आपका इमिगडाला रिस्पॉन्ड करता है, तो आप बिल्कुल बर्स्टिंग होते हो, आउट ऑफ कंट्रोल होते हो।
उसके नीचे वाली, जब उससे थोड़ा नीचे आते हो आप, थोड़ा टेम्परेचर कम होते हैं, तो ऑन द एज ऑफ बर्स्टिंग, आप बिल्कुल मतलब अब गुस्सा छूने लगा है, आप गुस्से को छूने लगे हैं और आप बिल्कुल फट पड़ने के लिए तैयार हैं। उसके नीचे आई एम फीलिंग द हीट, आपको अपने अंदर से एक गर्मी का, गुस्से का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी आप कंट्रोल में हो। आई एम स्पिनिंग, आई एम ट्रबल, आप परेशानी में हो, आपको बुरा लग रहा है। उससे कम टेम्परेचर है गुस्से का, तो आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, ऑब्वियसली आपको बहुत तकलीफ हो रही है लेकिन आप खुद पे कंट्रोल कर पा रहे हो। उससे भी कम है तो आई एम ओके, उससे भी कम है तो आई एम कूल एंड कलेक्टेड, आई गॉट दिस, आई एम फाइन। उससे भी कम टेम्परेचर है, जब आप और काम हो गए हो तो आप ये महसूस करते हो कि हाँ आप कूल हैं और आप समझ पा रहे हैं गुस्से को, ट्रिगर को आप समझ पा रहे हैं। उससे नीचे आई एम हैप्पी एंड एट ईज, और उससे नीचे आई एम फीलिंग रियली गुड। जब आप गुस्से को पूरी तरह से रैशनली आप उसको समझ लेते हैं, जब आप वो ट्रिगर को समझ लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप ये समझते हैं कि सामने वाले ने ऐसा ऐसा किया है और उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, तो वो उसकी नादानी थी, या फिर वो उसको उतना समझता ही नहीं है, या फिर वो बंदा ही ऐसा है, या फिर सिचुएशन ही ऐसी है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम काम, खुद को गुड फील करते हो, अच्छा फील करते हो, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। फिर थर्ड है रिलैक्स, रिएसेस और रेस्पॉन्ड में। जो हमने रिलैक्स और रिएसेस देखा, रेस्पॉन्ड में फिर से वही है कि टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशन रैदर देन ब्लेमिंग समवन एल्स, दूसरे को ब्लेम करने की बजाय आपने खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये आपको दिस एम्पावर्स यू टू एक्नॉलेज योर इमोशंस एंड बिहेवियर, आप आपके इमोशंस और बिहेवियर को एक्नॉलेज कर पाते हो इससे। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अदर पर्सनस चॉइसेस एंड फीलिंग्स, नॉर सरेंडरिंग और डिफेंडिंग योर सेल्फ, नॉर एडमिटिंग इट इज़ योर फॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ ये है कि आपके गुस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले के गुस्से की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, या उसकी चॉइस और फीलिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर आप सरेंडर कर रहे हैं, या फिर आप हार गए हैं, या फिर आप ये मान रहे हैं कि हाँ ये पूरी तरह से मेरी ही गलती है, भले से आपकी गलती ना हो फिर भी आप ये मान रहे हैं कि ये मेरी गलती है। इसका ये मतलब नहीं होता, बल्कि you are merely paying attention and shifting the focus on your needs that were not satisfied in a given situation। बल्कि आप आपकी जो नीड है आप उस पर आपका अटेंशन शिफ्ट कर रहे हो, आप उस पर अटेंशन पे कर रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि क्या चीज़ है जो अनसेटिस्फाइड रह गई है, किसकी वजह से आपको गुस्सा आया है। फॉर एग्जाम्पल योर बेस्ट फ्रेंड लाइड टू यू, आपके एक अच्छे दोस्त ने आपको झूठ बोला है, आपसे धोखा दिया है। इन दिस सिचुएशन यू फील डिसरेस्पेक्टेड, हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड विदाउट बीइंग जजमेंटल ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आपको बहुत अच्छा दोस्त है और आपको पता चल रहा है कि उसने आपको झूठ बोला है, तो अभी किसी भी तरह से जजमेंटल हुए बिना आप सिर्फ उसके बारे, आप सिर्फ एक डिसरिस्पेक्ट फील करेंगे, आप हर्ट होंगे, आप मायूस होंगे, आपको इंसल्ट फील होगी। लेकिन जब आप काम सिचुएशन में होते हो, जब आप खुद को रीअसेस करते हो, नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ इट, यू विल बी एबल टू कंट्रोल हाउ यू विल बिहेव एंड रेस्पॉन्ड टू दैट फ्रेंड इन ए रैशनल मैनर। लेकिन जब आप रीअसेस कर लेते हो, आप ये जान लेते हो कि क्या वाकई में क्या सिचुएशन है और गुस्सा करना कितना सही है और किस टेम्परेचर में गुस्सा करना चाहिए, तो आप ख़ुद को कंट्रोल कर पाने के काबिल हो जाते हो, और उस दोस्त से किस तरह से रैशनली आपको रिस्पॉन्ड करना है वो आप समझ पाते हो। डेवलपिंग एम्पैथी, ये कैसे हो सकता है रैशनल मैनर में, आप कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप रैशनल मैनर में रिस्पॉन्ड करो। सबसे पहले तो डेवलपिंग एम्पैथी, आपके अंदर एम्पैथी होना ही चाहिए। जिसने आपके साथ में बुरा किया है, आप एक मर्तबा ज़रूर उस की जगह खुद को रख कर सोचो कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ में होती, अगर कोई आपके साथ में इस तरह से करता, या फिर वो जो सिचुएशन से, वो जो फेज़ से गुजर रहा है, अगर आप वो फेज़ से गुजरते तो क्या वाकई में आप गुस्सा नहीं करते थे क्या। डेवलपिंग एम्पैथी फॉर द पर्सन दैट रॉन्ग्ड यू, उस पर्सन के लिए एम्पैथी डेवलप करो जिसने आपके साथ गलत किया है। यू कैन ऑल्सो हेल्प यू स्लो डाउन द एंगर, इससे आपको गुस्सा
कम होगा। एज यू अंडरस्टैंड दैट योर एडवर्सरी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद डिफ़िकल्ट इमोशंस लाइक यू। जब आप ये समझो कि जो सामने वाला है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे बोलते हैं, मतलब कभी हमारे रिलेटिव में, कभी हमारा बॉस, कभी हमारे कलीग्स, उनकी अपनी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मसले चल रहे होते हैं, वो किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में होते हैं, तो कोई गुस्से वाली बात नहीं भी होती है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो जब आप ये सिचुएशन को समझ पाते हो, जब आप ये समझ पाते हो कि वो भी किसी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, वो भी किसी से रिएक्ट कर रहा है, तो आप रिअसेस कर पाते हो इस सिचुएशन को। जब आप रिअसेस कर पाते हो तो आपका जो एंगर मीटर है, जो फीलिंग थर्मामीटर है, वो नीचे आ जाता है और आप खुद को काम कर पाते हो, आप काम हो जाते हो। तो डेवलपिंग एम्पैथी, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप एम्पैथी डेवलप करें उसके लिए जिसने आपके साथ में गुस्सा किया है, जिसने आपके साथ में बुरा किया है। आप उसकी जगह खुद को रख के सोचें कि आप वो जगह पर होते तो आप क्या करते। यूजिंग कंपैशन, ईच वन इज़ गोइंग थ्रू देयर ओन बैटल ऑफ इमोशन। उसके साथ में आपको हमदर्दी भी होनी चाहिए, कंपैशन भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक अपने एक इमोशन के बैटल से गुजर रहा है। बहुत सारे इमोशंस एक साथ होते हैं, आप कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है, गुस्सा, दुख, खुशी और मायूसी, उदासी, वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है और हर कोई अपने इमोशन की एक जंग लड़ रहा है। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स एंड आर कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एम्पावर्स यू टू डील विथ योर एंगर इन ए बेटर वे। जब आप ये चीज़ को समझ लेते हो कि सामने वाला भी इंसान है और उससे भी गलती हो सकती है, तो आप आपके एंगर को बेटर वे में मैनेज कर सकते हो। Example, you might choose to break your friendship with this friend who lied to you, and that may be perfectly sensible to you. You need to decide for yourself which kind of behavior you are willing to tolerate or not tolerate, set certain boundaries and let go. मिसाल के तौर पर जिस दोस्त ने आपको झूठ बोला है, जिसने आपके साथ में गलत किया है, तो आप उसके साथ में अपनी दोस्ती को ख़त्म कर सकते हो और यह आपके लिए परफेक्टली सेंसिबल भी हो, मतलब आपको ठीक लगता हो आपका डिसीज़न। तो पहले आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि ऐसा करना चाहिए या ना करना चाहिए, किस तरह का कितना कैसा बिहेवियर टॉलरेट करना चाहिए और कौन सा बिहेवियर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। कुछ बाउंड्रीज सेट करते आपको आ ही जाती है और आना ही चाहिए, बाउंड्रीज आपने सेट करना ही चाहिए। उसके बाद में कंडक्ट ए रियलिटी चेक, यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू मॉनिटर योर एंगर इफ़ यू कंडक्ट ए रियलिटी चेक ऑफ द सिचुएशन यू आर फेसिंग। एक रियलिटी चेक फिर से यही है कि आप रीअसेस करो, आप खुद को समझो कि क्या सिचुएशन को समझो, आप कि क्या हुआ है, नॉन जजमेंटल होते हुए और ख़ुद को सामने वाले की जगह रखते हुए आप कुछ सवाल खुद से पूछो किसी से दोस्ती तोड़ने के पहले। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द फ्रेंड टू यू नाउ, कि वो दोस्त आपके लिए कितना अहम है, जिसने ये आप इसलिए दोस्ती तोड़ रहे हो क्योंकि उसने आपसे झूठ बोला है। दैट यू फेस्ड ए सिचुएशन इन्वॉल्विंग हिम और हर, जो सिचुएशन आप और वो फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन में उसने आपको डाला है, तो उसमें वो कितना जिम्मेदार है। इज़ योर एंगर जस्टिफाइड गिवन द फैक्ट्स व्हाट हैपेंड, वुड एन एवरेज पर्सन गेट एंग्री फेस्ड विद द सेम सिचुएशन। क्या आपका एंगर वैलिड है, आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं। एक एवरेज इंसान, एक जो मतलब एक एवरेज गुस्से वाला इंसान, एवरेज में मतलब जो इंसान मॉडरेट होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होता और ऐसा बिल्कुल काम भी नहीं रहता, तो वो एक एवरेज पर्सन इस सिचुएशन में कितना गुस्सा करेगा, वो इस सिचुएशन को कैसे फेस करेगा, ये आपको रीअसेस करते आना चाहिए। ये सवाल आप खुद से पूछें। वाई डिड योर बेस्ट फ्रेंड लाई टू यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये जानने की कोशिश करें कि उसने आपके से झूठ क्यों बोला है, मतलब किसी इंसान ने आपके साथ में गलत क्यों किया है। व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस, किस चीज़ ने उसको मजबूर किया था। डिड यू हैव एनी रोल टू प्ले इन इट, क्या कहीं ना कहीं आप भी उसके ज़िम्मेदार हैं। आपका ही कोई बिहेवियर ऐसी वजह बना है कि उसने आपके साथ झूठ बोला या उसने आपके साथ में कुछ गलत किया है। इज़ द सिचुएशन मॉडिफाइबल और समथिंग यू कैन डू टू चेंज इट फॉर द बेटर, क्या ये सिचुएशन को सुधारा जा सकता है या कुछ अच्छा किया जा सकता है। इज़ इट वर्थ योर टाइम एंड एफर्ट, क्या आप इस पे अपना टाइम लगाए, आपकी कोशिश लगाए, ये वर्थ होगा। ये सारे सवाल आप पहले खुद से पूछें। जब आपको गुस्सा आए तो ये सारे सवाल पहले आप उससे पूछें, एक रियलिटी चेक हो,
उसके बाद में मतलब रीअसेस योरसेल्फ, असेस करें, इवैल्यूएट करें आप खुद को, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। यूज़ योर एंगर एज ए मोटिवेशन टू चेंज, और आपके गुस्से को भी आपने एज ए मोटिवेशन टू चेंज यूज़ करना है। आपके गुस्से से तब्दीली आना चाहिए, पॉजिटिवली चेंज आना चाहिए, ये सोच के आपको गुस्सा करना है। एंगर इज टेलिंग यू समथिंग, दिस इज द टाइम व्हेन यू री एंगेज विद अदर पार्टी और सिचुएशन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। एंगर एक्चुअली ये वो टाइम होता है या ये वो सिचुएशन होती है जब आप सामने वाले के साथ में खुद को री एंगेज कर रहे हो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए, सिचुएशन को सेटल करने के लिए। ये आपको समझने आ जाइए कि ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा सिर्फ आप अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं है, बल्कि मसले का हल निकालने के लिए है। कंसल्ट, और अगर आप फिर भी अपने गुस्से पे काबू नहीं पाते हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए, तो आप आपके फैमिली मेम्बर से कंसल्ट करें जिस पर आप भरोसा करते हो। आपका सिबलिंग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी से सजेशन ले जो आपको उसका तस्वीर का दूसरा रुख दिखाए, दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। Engage talk with the other party. These approaches require a lot of mindfulness. You need to be calm, polite, respectful at all times, maintaining good facial gesture, of course having the willingness for a meeting to talk about the incident that caused the anger. जिस इंसान की वजह से आपको गुस्सा आया है, आप उससे बैठकर एक बार बात करें। इसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस की ज़रूरत होती है। आपको पहले बहुत ज़्यादा काम होने की, पोलाइट होने की, रिस्पेक्टफुल रहने की ज़रूरत है। जब आप सामने वाले से बात करते हो जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपका नुकसान किया है, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, तो जब आप उससे पूरे टाइम, जितनी भी देर आप उससे बात करते हो, पूरा टाइम आप काम, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल रहते हो, तब आपका फेशियल गेस्चर्स अच्छे होते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव नहीं बिगड़ते हैं, तभी आप उससे बात कर सकते हो और सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और इट शुड भी ऐसा करना ही चाहिए। कोई मसले का हल तभी निकलता है, अदरवाइज़ बात सिर्फ बिगड़ती ही है, सूरत हाल और ख़राब होती है और सिर्फ नुकसान ही होते हैं। एक्टिव लिसनिंग, before you articulate your needs, concern and perspectives, you must give the person a platform to express their point of view. जब आप खुद की नीड को आर्टिकुलेट करते हो, जब आप खुद की चीज़ों को, जब आप खुद की जो भी आपकी ज़रूरत है, आप उसको क्लियरली समझ पाते हो, आपकी नीड को, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप उसको बिल्कुल क्लियरली समझ पाते हो और समझने की कोशिश करते हो, उसके पहले आपको सामने मतलब कोई डिसीज़न आप लेते हो, उसके पहले आपको सामने वाले को प्लेटफॉर्म देना ही चाहिए, सामने वाले को मौका देना ही चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करें। बीइंग एन एक्टिव लिसनर हेल्प यू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली। जब तक कि आप एक्टिव लिसनर नहीं बनते हैं तो सिचुएशन मुश्किल होगी, लेकिन जब आप एक्टिव लिसनर होते हैं मतलब आप सामने वाले को सुकून से सुनते हैं, आप उसकी पूरी बात अच्छे से सुनते हैं, एक्टिवली आप सुनते हैं, तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ये सिचुएशन, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आपने रीअसेस करना चाहिए, आपने ख़ुद को वैल्यूएट करना चाहिए, आपने एम्पैथी डेवलप करना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, रियलिटी चेक होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ स्पीक असर्टिवली। यू स्टैंड अप फॉर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस वाइल एग्जिबिटिंग द सेम फॉर द अदर पर्सन। जब आप ये सारी चीज़ें को समझ लेते हो, जब आप खुद को उसकी जगह पे रख के देख लेते हो, जब आप एक एवरेज गुस्से वाले इंसान को देख लेते हो कि अगर वो मेरी जगह अगर कोई और होता, एक मर्तबा तो पहले आप खुद को उसकी जगह पे रख के देखेंगे कि उसने, जो सामने वाले ने आपका दिल दुखाया है, अगर ये सिचुएशन आपके साथ होती, मतलब उसने जो कुछ भी आपके साथ किया है, तो क्या आप वो उसके साथ नहीं करते? क्या आप उसको झूठ नहीं बोलते? क्या आप उसका नुकसान नहीं करते? क्या ये सारी चीज़ें आप समझ लो। उसके बाद में ये एक चीज़ हो गई कि आपने खुद को उसकी जगह पे रख के देखा। दूसरी चीज़ ये कि आप एक दूसरे इंसान को अपनी जगह पे रख के देखो कि आपकी जगह कोई और होता तो वो कितना गुस्सा करता, आप ये देखो। उसके बाद में आप ये देखो कि सामने वाले ने गुस्सा क्यों किया है, कौन से कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे, क्या चीज़ ने उसे मजबूर किया, और फिर आप ये भी देखो कि वो सिचुएशन को मॉडिफाई किया जा सकता है क्या, उसको सुधारा जा सकता है क्या। जब ये सारे सवाल आप कर लेते हो तो सामने वाले को भी बात करने का, उसको बोलने का मौका दो और आप उसके सुकून से आप उसकी बात सुनो। और जब ये सब कुछ हो जाता है तब आप अपने लिए स्टैंड लो। अभी आपने सारी सिचुएशन को असेस कर लिया है, सारी चीज़ों को आपने समझ लिया है, तो अब भी आप बिल्कुल प्रिसाइज डिसीज़न ले सकते हैं। तो
ये आप खुद के लिए स्टैंड आपको लेना ही पड़ेगा. यू स्टैंड अप फॉर योर फीलिंग्स एंड इमोशंस while exhibiting the same for the other person. This is precisely the right kind of approach and attitude to adopt, as it is a positive communication style, practical and drives meaningful and satisfactory results for both. और उससे दोनों के लिए ही एक पॉजिटिव रिजल्ट और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट निकलता है, उसके लिए भी जिसने आपको गुस्सा दिलाया और आपके लिए भी. जब आप सारी चीज़ों को समझ के अपना असर्शन दिखाते हो, जो आजकल एक बहुत साइकोलॉजी में पढ़ने और सुनने देखने के लिए मिलता है कि नो बोलना सीखें. तो आप आपका असर्शन दिखाएं, तो ये सभी कुछ जब भी होता है पॉसिबल है, जब भी कुछ ये इफ़ेक्टिवली हो सकता है, सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है, जब आप ये सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हैं, तब आपने फिर अपना असर्शन दिखाना ही चाहिए. असर्शन दिखाने में असर्शन और गुस्सा वैसे तो थोड़े डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन गुस्सा भी दिखाने में या असर्शन बताने में, दोनों ही चीज़ों में ये इम्पोर्टेंट है कि आप रिस्पेक्टफुल रहे. अगर आप सामने वाले को गाली गलौज कर रहे हो, उसने आपको एक थप्पड़ मारा, आप उसको 2 थप्पड़ मारे, क्योंकि आपने सारी सिचुएशन को असेस कर लिया और सेंसिबल में आपको ये लग रहा है कि हाँ वाकई में मुझे उसको 2 थप्पड़ मारने चाहिए, मुझे उसको गाली देनी ही चाहिए, तो ये फिर से आपका एटीट्यूड इनसेंसिबल है, ये आपका बिहेवियर अनहेल्दी है. आपको पूरा टाइम रिस्पेक्टफुल रहना ही चाहिए, भले ही आप ज़ोर से उसको बोले, भले ही आप उसको उसको पनिश करे किसी तरह से, लेकिन आपको रिस्पेक्टफुल रहना ही चाहिए. केज योर रेज, आपका जो गुस्सा है उसको काबू में करें. ये जो इससे ये होता है कि जो आपके खुद का गुस्सा है उसको गार्ड लगाए, उसको बढ़ने से रोके. गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट एस्केलेशन ऑफ योर ओन एंगर. व्हेन यू आर एंग्री द डिज़ायर टू हर्ट द अदर पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, तो जिसने आपको गुस्सा दिलाया है उसको हर्ट करने की ख्वाहिश बहुत शिद्दत से आपके अंदर होती है, उसको हर्ट करने का बहुत आपका दिल होता है. Instead of provoking the other person's anger, work towards moderating your own and let the other speak up until they calm down. तो बजाय इसके, और आप जब ऐसा करेंगे कि आप उसको तकलीफ़ पहुंचाएंगे, आप उसके साथ में जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, आप उसको और चिल्ला के बोलेंगे, आप उसको और कोई ऐसी उसकी कमज़ोरी पे हाथ रखेंगे या उसको मारेंगे या कुछ भी आप करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका भी गुस्सा उससे और ज़्यादा ही बढ़ेगा. तो अगर आप ऐसा करने के बजाय आप उसको बोलने का मौका देते हो, या फिर आप एक मॉडरेट अप्रोच रखते हो जब तक कि वो काम नहीं हो जाता, तो ये हेल्दी होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इस्टेब्लिश क्लियर बाउंड्रीज ऑन हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय द अदर पर्सन. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक बाउंड्री मेंटेन करें. सामने वाले ने कहाँ तक के जाना है, वो गुस्सा किए जा रहा है और आप अभी अपने आप को असेस ही कर रहे हो, इवेल्युएट ही कर रहे हो आप अपने आप को. तो ऐसा नहीं होता. आपने एक आपको हमेशा के लिए एक बाउंड्री सेट करते आनी ही चाहिए कि सामने वाला आपके साथ में कहाँ तक के वो आपको कितना गुस्सा दिखा सकता है, कितना वैलिड है. Anger management is a skill which has to be acquired through practice. So, logging how you went about managing this emotion will give you a sense of pride and accomplishment. तो एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो एक लॉन्ग प्रैक्टिस से आती है, और जब आप इस पे काबू पा लेते हो, जब आप एंगर मैनेजमेंट सीख लेते हो, तो ये आपको एक प्राइड का, एक अकम्पलिशमेंट का एहसास दिलाती है, एक कामयाबी का, एक फ़ख्र का एहसास दिलाते हैं ये आपको. इट विल एम्पावर यू टू रेज एंड अपग्रेड योर सोशल स्किल्स, मैनेज कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एंड अचीव योर गोल्स एंड फुलफिल योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस इन लाइफ. और सिर्फ आप एक गुस्से पे काबू करना सीख लेते हो, मतलब पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में आ गई. या आपको ऊपर उठाती है, या आपको अपग्रेड करती है, आपकी सोशल स्किल को अपग्रेड करती है, आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को मैनेज कर पाते हो और आपके गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हैं, आपके ख्वाबों को, आपके सपनों को ये पूरा कर पाते हैं. आप आपके एस्पिरेशंस, जो लाइफ के एस्पिरेशंस है, आप उन सभी को पूरा कर पाते हैं, अपने ख्वाबों को हासिल कर पाते हैं. तो एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ एंड यू हैव टू. आई होप ये सारी ही चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि एंगर कैसे होता है, ट्रिगर ऑफ एंगर्स किस तरह से होते हैं, आप एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, और एंगर को मैनेज करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं. इसकी समरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. हैव अ गुड डे.